हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का सेट नंबर 89 देखेंगे। ये इस पूरे सीरीज का सेट नंबर 89 है और लाइट चैप्टर का ये पार्ट नंबर 11 है। इसमें आप मैक्सिमम 2 से 3 पार्ट्स आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इस सीरीज के अंदर आने वाले वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। क्यूआर कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। अब आगे बढ़ूं इस वीडियो में, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो पिछला पार्ट था यानी कि पार्ट 10 लाइट चैप्टर का सेट नंबर 88, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 18 था वहां पर एक मिस्टेक है, उसको सही कर लेना आप। ये क्रिस्टलीय काट दो, यहाँ पर मुझे कांच लिखना था तो क्रिस्टलीय मैंने लिख दिया हुआ है। कांच यानी कि ग्लास। जो हमारे आंखों में जो लेंस है, अभिनेत्र लेंस, उसे हम क्रिस्टलीय लेंस ही बोलते हैं, वो कांच का नहीं होता है ना। तो उसको आप क्रिस्टलीय काटेंगे और वहां पर कांच लिखेंगे, ठीक है। सी हमारा आंसर होगा। क्रिस्टलीय को काट करके कांच लिखना है। क्रिस्टलीय लेंस होता ही है, कांच का नहीं होता है। अब आते हैं हम लाइट के पार्ट नंबर 11 के पहले क्वेश्चन पर। जब पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती है तो, देखिए यह है पक्षमाभी पेशियां, सिलेरी मसल्स हम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये लेंस को पकड़ के रखती है। लेंस के पतला होने में, मोटा होने में, लेंस की फोकस दूरी बढ़ने में, घटने में इसी का रोल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लेंस है आपके पास और एक आपके पास ये लेंस है, कौन पतला है कौन मोटा है? साफ साफ दिख रहा है ये पतला है ये मोटा है। किसकी वक्रता ज्यादा है किसकी वक्रता कम है? तो इसकी वक्रता ज्यादा है, ये ज्यादा कर्व है, और इसकी वक्रता कम है, ये थोड़ा सा फ्लैट है। तो होता ये है, आप ऐसे ध्यान में रखना कि जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां जो है शिथिल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, जिसके कारण जो लेंस की वक्रता है ये घट जाती है। लेंस की वक्रता जो है घट जाती है। लेंस की वक्रता घटने से लेंस जो है पतला हो जाता है। पतला होने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है और हम दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। तो ए बी सी ये तीनों ही सही है। उपर्युक्त हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है तो, ठीक उल्टा हो जाएगा। जब हम नजदीक की वस्तु देखते हैं तो जो लेंस है उसकी वक्रता बढ़ जाती है। उसकी वक्रता बढ़ने से जो लेंस है वो मोटा हो जाता है। लेंस मोटा हो जाने के कारण जो फोकस दूरी है वो घट जाती है। भाई जो अभिनेत्र लेंस है उसके पास यही तो खासियत है कि वो कांच का नहीं है, ग्लास का नहीं है, जिसकी फोकस दूरी फिक्स है। ये अपनी फोकस दूरी को बढ़ा सकता है, घटा सकता है वस्तु की दूरी के हिसाब से। तो फोकस दूरी घट जाने के कारण क्या होता है कि हम नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। लेकिन यहां भी एक लिमिटेशन है कि भाई 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को आप साफ साफ देख पाओगे। इससे और नजदीक रखोगे, जैसे ये लेंस है, वस्तु दूरी जो है 25 सेंटीमीटर मिनिमम जो है होनी चाहिए। मिनिमम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम करोगे तो आप साफ साफ नहीं देख पाएंगे और आपके आंखों में तनाव उत्पन्न होगा। तो मैक्सिमम दूरी की कोई लिमिट नहीं है, अनंत दूरी तक हम देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर आपको रखना पड़ेगा। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और यह मोटा हो जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, हम नजदीक रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। सही है, डी हमारा आंसर। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है डैश कहलाती है। समंजन क्षमता कहलाती है। देखिए हमारे अभिनेत्र लेंस के पास क्षमता है कि वस्तु दूरी के हिसाब से वो अपनी फोकस दूरी को चेंज कर सकता है। ये जो इसके पास खासियत है इसे हम बोलते हैं समंजन क्षमता। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम डैश दूर रखना होगा। तो मैंने अभी आपसे कहा कि जो आपकी आंखें हैं वो स्पष्ट रूप से देख पाएगी अगर वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर या फिर इससे दूर है। 25 सेंटीमीटर या फिर इससे दूर है। अगर नॉर्मल आई है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, खराबी नहीं है, दोष नहीं है, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत दूरी तक स्पष्ट रूप से आंखें जो है हमारी देख सकती है। इससे नजदीक ला करके रखोगे तो आंखों में तनाव उत्पन्न होगा आप साफ साफ नहीं देख पाओगे। तो 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन के डैश कहते हैं। उसे हम लोग अल्पतम दूरी कहते हैं या फिर निकट बिंदु कहते हैं।
तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। या तो उसे आप अल्पतम दूरी कह दो या फिर निकट बिंदु कह दो। और ये क्या है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। तो 25 सेंटीमीटर से आप आनंद के बीच में आराम से देख सकते हो वस्तु को साफ साफ, बिना किसी आंखों में तनाव उत्पन्न किए। एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु डैश पर होता है। दूर बिंदु, जो निकट बिंदु है वो तो 25 सेंटीमीटर है, दूर बिंदु जो है अनंत है। डी हमारा आंसर। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को डैश कहते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा आस पड़ोस में, व्यक्ति जैसे जैसे उम्र में बड़ा होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, जो उसकी आंखों का लेंस है वो दुधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है। और इस स्थिति को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। ये हमारे आसपास में देखने को मिलता है, मोतियाबिंद कहते हैं। इंग्लिश में इसे कैटरेक्ट कहते हैं, कैटरेक्ट। बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बढ़ती आयु के साथ जो है देखने को मिलता है, अक्सर देखने को मिलता है। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष नाम से ऐसा लगता है जैसे निकट की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम है, लेकिन है ठीक उल्टा, है ना, है ठीक उल्टा। ऐसा लगता है कि निकट की वस्तु देखने में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, दूर की वस्तु को साफ साफ देखने में प्रॉब्लम होती है। तो निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। मायोपिया के संदर्भ में असत्य कथन चुने। मायोपिया किसको बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। ये जो निकट दृष्टि दोष है इसी को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। तो मायोपिया के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। इससे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर के नेत्र के पास आ जाता है। मान लीजिए किसी को मायोपिया है, यानी कि निकट दृष्टि दोष है, मीन्स वो निकट की वस्तु को साफ साफ देखता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा है। अब ध्यान से सुनिए, निकट की वस्तु को वो साफ साफ देख रहा है, दूर की वस्तु को वो साफ साफ नहीं देख पा रहा है। अच्छा, एक नॉर्मल जो आई है, एक सामान्य जो आंखें हैं, उसके लिए जो दूर बिंदु है वो अनंत है, लेकिन वो दूर की वस्तु देख नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सामान्य आंख के लिए जो दूर बिंदु अनंत है, इस दोष युक्त व्यक्ति के लिए वो दूर बिंदु जो है अनंत ना होकर के इसके आंखों के पास आ गया है। अगर ठीक होता तो अनंत दूरी तक को देख पाता, लेकिन ये दोष है इसके अंदर, इसका मतलब उसका दूर बिंदु जो है आंख के पास आ गया है। तो देखो, ये नॉर्मल आंख है, निकट की वस्तु को देखो साफ साफ देख पा रहा है, प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, यहां देखो जब वस्तु अनंत पर है ना, दूर है, ये निकट है। अब वस्तु दूर है तो देखो प्रतिबिंब का निर्माण जो है रेटिना पर नहीं हो रहा है, ये रेटिना के पहले ही हो जा रहा है, यहां पर हो जा रहा है, रेटिना के सामने हो जा रहा है। अगर स्पष्ट देखना है तो प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना पर, एग्जैक्ट रेटिना पर होना चाहिए। तो नजदीक की वस्तु तो साफ साफ इसको दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। दूर की वस्तु के लिए रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए लेकिन नहीं बन रहा है, पहले ही बन जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम होता है किसमें? मायोपिया में, निकट दृष्टि दोष में। निकट की वस्तु साफ साफ देख रहा है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा है। अब देखो, इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल लेंस क्या कमाल करता है, जो दूर रखी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब वो नजदीक में बना करके रख देता है, क्योंकि दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा है, नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख पा रहा है। तो ये जो वस्तु है यहां पर, ये जो वस्तु है जो दूर है, इसका प्रतिबिंब ये अवतल दर्पण जो है यहां पर बना करके रख देगा जहां तक ये साफ साफ देख पा रहा है। तो एक्चुअल में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर नॉर्मल आंखें होती, दोष नहीं होता, तो सीधा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता। अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया गया यहां पर। दूर रखी जो वस्तु है पहले उसका प्रतिबिंब यहां पर बना, अब इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा और ये व्यक्ति जो है दूर रखी वस्तु को भी साफ साफ देख पाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अवतल लेंस ने क्या किया, दूर रखी वस्तु का इमेज जो है पास में बना दिया और फिर उस इमेज का इमेज हमारे रेटिना पर बनता है, यानी इस दोष युक्त व्यक्ति के रेटिना पर बनता है और वह वस्तु को साफ साफ देख पाता है। तो ये सही है। इससे दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है, जैसा कि यहाँ पर दिखलाया गया है।
अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना इस दोष का कारण है। जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता है ये अधिक हो जाता है। देखो ज्यादा वक्रता हो जाने का कारण क्या होता है कि लेंस मोटा हो जाता है ना। लेंस मोटा हो जाता है और लेंस मोटा हो जाने के कारण क्या होता है कि जो फोकस दूरी है वो घट जाती है। जो फोकस दूरी है वो घट जाती है। फोकस दूरी रेटिना पर ना होकर के यहां पर आ जाती है और प्रतिबिंब का निर्माण यहीं पर हो जाता है। ये सही है। इस दोष के संशोधन के लिए अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। ये गलत हो जाएगा। देखो अभिसारी लेंस तो हम लोग उत्तल लेंस को बोलते हैं, यहां पर तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस डी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति, इसमें क्या होगा, निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट नहीं देख सकता परंतु दूर रखी वस्तु को वह स्पष्ट देख पाता है। अब ऐसा इसमें फील होता है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा, लेकिन होता ठीक उल्टा है। दूर की वस्तु साफ साफ देखता है, नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है। बी आंसर। हाइपरमेट्रोपिया के संदर्भ में असत्य कथन चुने। ये जो दूरदृष्टि दोष है, जो दूरदृष्टि दोष है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, देखो इससे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। देखो एक नॉर्मल आंख के लिए जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है कि 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस आप रखेंगे आंखों से वस्तु की, तो जो वस्तु है उसे आप साफ साफ देख पाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न नहीं होगा आपकी आंखों में। तो ये जो एन डैश दिखलाया गया ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहां तक आप वस्तु को अगर रखते, नॉर्मल आंख की बात मैं कर रहा हूं, तो आप आराम से देखते हैं। इससे नजदीक जाते हैं तो तनाव उत्पन्न होता है, आंखों में साफ साफ नहीं देख पाते, और इससे दूर तो आप कहीं पर भी ले जाओ। अब अगर हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो इसमें क्या है कि नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा, दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा। नॉर्मल आंख अगर होती तो 25 सेंटीमीटर तक के वस्तु को साफ साफ देख पाता, लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि ये जो निकट बिंदु है ये दूर चला जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर तक साफ साफ वो देख पाता अगर दोष नहीं होता। अब क्या है कि 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर तक की वस्तु को भी वो साफ साफ नहीं देख पाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि इसकी निकट बिंदु दूर चली गई है। 25 सेंटीमीटर से नजदीक होता तो नहीं देख पाता ना। अब क्या है कि 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर हो चुकी है, यानी 60 सेंटीमीटर से नजदीक अगर वस्तु रखी जाती है तो ये नहीं देख पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इसके निकट बिंदु जो है दूर चली गई है, 25 सेंटीमीटर से दूर चली गई है, तो ये सही है। यहां पर जरा देखिए, दूर की वस्तु को ये साफ साफ देख पा रहा है, देखो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, लेकिन नजदीक की वस्तु को देखो साफ साफ नहीं देख पाएगा क्योंकि जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बन रहा है। इससे दोष युक्त नेत्र में पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता कम होना इस दोष का एक कारण है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता कम होना यानी कि इस केस में जो लेंस है ना ये पतला हो जाता है। पतला हो जाने के कारण आपको पता है फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो फोकस दूरी इतनी बढ़ गई कि रेटिना के पीछे चली गई, प्रतिबिंब का निर्माण जो है रेटिना के पीछे हो गया। साफ साफ तभी दिखेगा जब एग्जैक्ट रेटिना पर बनेगा। इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया गया। उत्तल लेंस ने क्या किया, नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये दूर बना दिया, यहां पर बना दिया। नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है दूर बना दिया। अब ये दूर की वस्तु को तो साफ साफ देख ही सकता है, तो प्रतिबिंब देखो रेटिना पर बन गया। इस दोष के संशोधन के लिए अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। ये गलत है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अपसारी नहीं अभिसारी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अभिसारी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जड़ा दूरदृष्टता के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। सत्य कथन की पहचान करना है, असत्य की नहीं। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जो मानव नेत्र है इसके पास जो समंजन क्षमता है, कहने का मतलब जो इसके पास अपना खासियत है लेंस के पास कि वस्तु दूरी के हिसाब से फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, ये नेत्र लेंस, इसकी क्षमता घट जाती है जड़ा दूरदृष्टता के केस में। अधिकांश दोषयुक्त व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, यानी अधिकांश के केस में क्या होता है, ये केस होता है, ये वाला केस जो आपने देखा ये होता है अधिकांश के केस में। संशोधक चश्मे के बिना दोषयुक्त व्यक्ति पास की वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो अधिकांश के केस में क्या होता है, इस वाले केस में ये स्थिति देखने को मिलती है
के पास की वस्तु को ये व्यक्ति जो है, जो दोषयुक्त व्यक्ति है, वो नहीं देख पाता है। चश्मे की जरूरत पड़ती है उसे, जिसमें कि उत्तल लेंस लगा होता है। प्रेसबायोपिया डैश से उत्पन्न होता है। जो आपने देखा जरा दूरदृष्टिता, उसी को हम लोग इंग्लिश में प्रेसबायोपिया बोलते हैं। क्यों होता है, क्यों उत्पन्न होता है ये दोष? पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण। देखिए लेंस का पतला होना, मोटा होना, भाई पतला मोटा लेंस होता है, इसी के हिसाब से फोकस दूरी एडजस्ट होती है, और इसको पतला मोटा करने के लिए जिम्मेवार कौन है? पक्षमाभी पेशियां। तो अगर पक्षमाभी पेशियां ही दुर्बल हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि लेंस में जो लचीलापन है उसमें कमी आने लगेगा। तो ये दोनों कारण है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इस दोष के संशोधन के लिए प्रायः डैश का उपयोग किया जाएगा। अब देखो दोनों प्रकार के दोष हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है। निकट दृष्टि दोष के कारण जो है, जो व्यक्ति है वो दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाएगा, दूरदृष्टि के कारण निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। तो अब उसे एक ऐसे चश्मे का इस्तेमाल करना होगा जिसमें उत्तल लेंस भी हो और अवतल लेंस भी हो। जो उत्तल लेंस होगा दूरदृष्टि को ठीक करेगा, जो अवतल लेंस होगा वो निकट दृष्टि दोष को ठीक करेगा। तो इसे बोलते हैं द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी लेंस दूर रखी वस्तु को भी ये फोकस करवाएगा रेटिना पर, और नजदीक में रखी जो वस्तु है उसको भी ये फोकस करवाएगा रेटिना पर। तो जो चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है उसमें दोनों प्रकार के लेंस लगे होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस जो दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए सहायक है, और जो नीचे वाला पार्ट है इसमें उत्तल लेंस लगा होता है जो नजदीक रखी वस्तु को देखने के लिए सहायक है। डिस्टेंस मतलब दूर रखी वस्तु को देखने के लिए ये सहायक है, ये अवतल लेंस, और नियर मतलब नजदीक रखी वस्तु को देखने के लिए ये सहायक है। द्विफोकसी लेंस बोलते हैं, बाईफोकल लेंस बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति जो डैश से संक्रमित है या इनके कारण मृत्यु हुई हो, नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया को दान दिया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति इसलिए अंधा है क्योंकि उसका कॉर्निया खराब है, तो कॉर्निया को डोनेट करके, कॉर्निया लगा करके उसके अंधेपन को दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी या फिर सी, एड्स, रेबीज, टेटनस, इन सारे बीमारियों से संक्रमित है या इनके कारण मृत्यु हो गई है, तो उसके कॉर्निया का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा नेत्रदान के लिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर व्यक्ति इन सारे बीमारियों से संक्रमित है या इसके कारण मृत्यु हो गई है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक के कारण हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा तीव्र ल्यूकेमिया, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस से संक्रमित व्यक्ति भी नेत्रदान नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ जो ह्यूमन आई वाला पार्ट है वो हमारा समाप्त हो गया। एक त्रिभुज प्रिज्म के पास होता है, त्रिभुज प्रिज्म या फिर त्रिभुजाकार प्रिज्म। देख लो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है। इसमें आप देखो तो दो त्रिभुजाकार आधार होता है, ये एक आधार है, एक आधार ये है, और तीन आयताकार पृष्ठ होती है, ये एक, उसके बाद दो, और एक ये ठीक है। ये इस प्रकार से दो त्रिभुजाकार आधार होता है। ये एक आयताकार पृष्ठ है, उसके बाद ये एक आयताकार पृष्ठ, ये बन गया, और एक पीछे। तो एक त्रिभुज प्रिज्म के पास दो त्रिभुजाकार आधार होता है, तीन आयताकार पृष्ठ होता है, 9 किनारे होते हैं। 9 किनारे हैं या नहीं है इसमें चेक करिए जरा। ये एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा, 9 किनारा। तो 9 किनारे होते हैं। तो उपर्युक्त सभी हमारा आंसर। तो यहां से भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ठीक है, यहां से भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि त्रिभुजाकार आधार कितने हैं, तो ये 2 है। आयताकार पृष्ठ कितने हैं, तो ये 3 है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि टोटल सतह कितनी है, फेस कितनी है, तो इन दोनों को जोड़ देना, 5 फेस हो जाएगा। 3 आयताकार फेस है और 2 त्रिभुजाकार फेस है। 9 किनारे हैं, 9 किनारे हैं, और जो शीर्ष है जिसे हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टेक्स सिंगुलर वर्ड है और वर्टिसेस जो है प्लूरल वर्ड है, वो 6 है। 1 2 3 4 5 6।
तो जो वर्टिसेस है वो है 6। आंसर हमारा डी। एक त्रिभुज प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को डैश कहते हैं। दो पार्श्व फलक है, उनके बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। जैसे ये एक फलक है और ये एक फलक है, इनके बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म एंगल। इसे जनरली ए से डिनोट किया जाता है। दिए गए कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को दिखाया गया है। किरण PE, EF और FS को क्रमशः कहते हैं। ये PE है, ये EF है, ये FS है। तो यहां पर देखो, ये हमारे पास एक फलक है, जैसे मान लो मैंने नाम दे दिया ABC। ये जो AB फलक है, इस फलक पर PE किरण आपतित होती है। यहां पर हमने एक नॉर्मल खींच दिया है, अभिलंब खींच दिया है। अब क्योंकि ये ग्लास है, लिखा नहीं है लेकिन ग्लास है ये, और ये एयर है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वायु और किसी दूसरे माध्यम में जो वायु होती है वो विरल माध्यम होती है। ये विरल माध्यम है जबकि ये सघन माध्यम है, राइट। तो ऐसे PE प्रकाश की किरण गई है, अभिलंब है, विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक गई। फिर यहां पर आ जाओ, AC वाले फलक पर आ जाओ। ये कांच से वायु में जा रही है किरण, तो यहां पर क्या है कि ये अभिलंब है, ये आपतन कोण है, यहां पर अभिलंब से दूर हट रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। तो ये सब भी आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। तो PE जो है हमारे पास आपतित किरण है, जो EF है अपवर्तित किरण है। देखो परावर्तित नहीं होगा, परावर्तन थोड़ी हो रहा है। परावर्तन में तो प्रकाश जो है उसी माध्यम में लौट जाता है। तो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है EF, और जो FS है उसे हम लोग निर्गत किरण बोलते हैं। तो बी हमारा आंसर। अब एंगल I, एंगल R, एंगल E क्रमशः है। तो यहां देखिए, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इनके बीच में जो एंगल है इसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। ये निर्गत किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच के एंगल को हम लोग निर्गत कोण बोलते हैं। तो आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण, सी हमारा आंसर। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, इस कोण को क्या कहते हैं? अगर आप इसमें ध्यान से देखो, ये आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण है। अगर अपवर्तन नहीं होता तो ये जो आपतित किरण है ये ऐसे निकल जाती, जो डॉटेड लाइन से आपको यहां पर दिखलाया गया है। लेकिन ये अपवर्तित हो गई, दो बार अपवर्तन हुआ है, एक बार इस वाले साइड पे और दूसरी बार इस वाले साइड पे। ये निर्गत किरण है। अगर आप निर्गत किरण को आप थोड़ा पीछे खींचो तो इस आपतित किरण के साथ देखो एंगल D बनता है। इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन कोण। विचलन कोण, तो विचलन कोण क्या है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में एंगल है। ये एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश के बीच का कोण होता है। विचलन कोण जो है ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण है। डी हमारा आंसर। यहां हम लोगों ने देखा ना, ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, इसके बीच का एंगल है विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि विचलन कोण। यह भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। देख लो, ये A है, मान लो ये B है, ये C है, तो AB अपवर्तक पृष्ठ है और AC अपवर्तक पृष्ठ है। AB से आपतित होती है और AC से निकल जाती है। तो इस वाले पृष्ठ पर देखो, AB वाले पृष्ठ पर क्या कह रहा है? अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण से कम होता है। तो सही है भाई, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, तो सघन माध्यम में जाने के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि आपतन कोण जो है ये छोटा हो जाएगा, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा। अगर अपवर्तन नहीं हुआ था तो प्रकाश किरण ऐसे निकल जाती, लेकिन ये अभिलंब की ओर, ये जो अभिलंब है हमारे पास ब्लैक कलर के डॉटेड लाइन से दिखलाया गया है, उसकी तरफ ये झुक गई। तो सीधी सी बात है कि जो एंगल R है, जो एंगल I है, वो बड़ा होता है एंगल R से। तो अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण से कम होता है, तो ये सही है। पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम अधिक होता है। अपवर्तन कोण, ये जो निर्गत कोण है, इसी को यहाँ पर इस AC पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण कहा जा रहा है।
तो यहां पर देखो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हट गई। देखो इस केस में ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, तो अभिलंब से अगर दूर हटती है यानी कि आपतन कोण जो है बड़ा है। क्या बोल रखा है, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है, तो ये सही है। यहाँ पर जो एंगल E है ये बड़ा हो जाएगा इस वाले एंगल से, इसको मैं क्या मान लूँ, कुछ भी मान लो, x मान लो, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? दोनों सही है, A और B दोनों सही है, A हमारा आंसर। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए इनमें से कौन से कथन हमेशा सही होंगे? हमेशा सही होंगे। आपतन कोण, आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है, तो ये तो सही है ना। जो आपतन कोण होता है वो आपतन बिंदु, ये जो आपतन कोण है ये आपतन बिंदु पर जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है इसके बीच का कोण होता है, तो ये सही है। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, मतलब ये जो एंगल I है ये बराबर होता है एंगल E के, हमेशा। हमेशा पूछा है कि सही होंगे। देखिए ये हमेशा बराबर होते हैं आयताकार स्लैब के केस में, जो हम लोगों ने देखा हुआ था, पार्श्व विस्थापन वाला आयताकार स्लैब था, वहां पर ये चीज हमेशा बराबर होता है। लेकिन प्रिज्म के केस में ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हमेशा कहना ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। ये जो एंगल D है ये आपतित किरण और इस निर्गत किरण के बीच का कोण होता है, ये सही है। A और C वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही हो जाएगा। हमेशा सही होंगे D, A और C हमेशा सही होंगे, B वाला नहीं होगा। कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए समान होता है। बोल रखा है ये जो एंगल R है ये श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए समान होता है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर आप जानते हो। तो ये जो एंगल R है सारे ही 7 रंगों के लिए समान होता है। क्या ये कहना सही है? नहीं, ये गलत है। अलग अलग कलर के लिए प्रिज्म में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, जिसके कारण जो ये अपवर्तन का कोण होता है ये भी अलग अलग हो जाता है, समान नहीं होता है। पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है। AC पर सही है। देखो ये A है, ये B है, ये C है। देखिए AB और AC दोनों पृष्ठ पर ये जो एंगल R होगा यानी अपवर्तन कोण जो होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग होगा। अगर अपवर्तन कोण जो है सबके लिए एक समान होता तो जो हम ये वर्ण विक्षेपण देखते हैं, वर्ण विक्षेपण की जो प्रक्रिया देखते हैं कि श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में टूट जाता है प्रिज्म से गुजारने पर, वो चीज नहीं होता। इसलिए चाहे पृष्ठ AB हो AC हो, अपवर्तन कोण जो है अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग होगा। तो केवल B जो है ऑप्शन हमारा सही है, B हमारा आंसर। मानव नेत्र के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र यानी कि फील्ड ऑफ व्यू है ना, फील्ड ऑफ व्यू लगभग डैश होता है, जबकि 2 नेत्रों द्वारा यह लगभग डैश होता है। अगर हम एक आंख को बंद कर देते हैं तो फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो 150 डिग्री होता है, और दोनों आंखें जब खुली होती है तब फील्ड ऑफ व्यू जो है ज्यादा हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो C हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारा सेट नंबर 89 जो है समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।